अच्छा, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप इंडिया का मैप देख रहे हैं और आपको एक छोटा सा गांव दिखता है। हम्म। अब व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि वो एक गांव, वो कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि शादी और रिश्तों के जरिए 400 से ज्यादा दूसरे गांवों से जुड़ा हुआ है। वाओ, 400 से ज्यादा। सोचो जरा, दैट्स नॉट अ विलेज, वो तो एक सुपर कनेक्टेड सोशल हब है। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो आइसोलेटेड इंडियन विलेज के पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ देती है। बिल्कुल। और अगर ऐसी ही माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स और चाहिए तो दोस्तों यही मोमेंट है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। डोंट मिस आउट। तो आज के सफर के लिए रेडी हो? चलिए सबके लिए एक मैप बना लेते हैं। ग्रेट आइडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से, जिसमें हम अलग अलग विलेज टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद हम रूरल सोशल स्ट्रक्चर की ट्रिनिटी में डाइव करेंगे, यानी कैस्ट, जॉइंट फैमिली और विलेज कम्युनिटी। फिर हम विलेज ऑटोनॉमी के बड़े डिबेट को टैकल करेंगे और एक बहुत कूल कॉन्सेप्ट है रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, उसको समझेंगे। इसके बाद विलेजेस के ट्रेडिशनल फीचर्स और उनमें आए मैसिव चेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम गांव को एक सोशल सिस्टम की तरह भी देखेंगे। नेक्स्ट विलेज स्टडीज की सिग्निफिकेंस को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ट्रेडिशनल कल्चर, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर और पीजेंट सोसाइटी क्या होती है उस पर। और डीएन धनंगरे के मॉडल के साथ और आजादी के बाद क्लास स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आए वो भी देखेंगे। और फाइनली हम जजमानी सिस्टम के राइज एंड फॉल और मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के मैसिव इंपैक्ट को अनपैक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ, बट वील मेक इट सुपर इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन। ओके, तो चलिए अपने पहले बड़े थीम से शुरू करते हैं। टॉपिक 1, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है भारत के ग्रामीण समाज की संरचना और उसमें हो रहे बदलावों की गहरी समझ। राइट। तो पहले पार्ट का हेडिंग बेसिकली ये है, इंडिया अ नेशन ऑफ विलेजेस। बिल्कुल, सुनने में सिंपल लगता है पर इसको डिफाइन करते हैं। हम एक ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां लगभग 6 लाख गांव हैं और 68% पॉपुलेशन वही रहती है। हाँ। लेकिन की पॉइंट ये है, याद रखना, हर गांव एक ही तरह से नहीं बना होता। उनका फिजिकल लेआउट बिल्कुल अलग हो सकता है। एग्जैक्टली इसको ऐसे सोचिए, आप पंजाब जाते हैं और वहां आपको न्यूक्लिएटेड विलेजेस मिलेंगे। न्यूक्लिएटेड विलेजेस। हाँ, मतलब घरों का एक टाइट सा गुच्छा, एक क्लस्टर, और सारे खेत उसके चारों तरफ फैले हुए हैं। अच्छा। फिर आप ट्रैवल करके केरला जाते हैं हम्म। और वहां आपको लीनियर सेटलमेंट्स मिलते हैं। घर एक लाइन में किसी सड़क या नदी के किनारे स्ट्रिंग आउट होते हैं। हर घर का अपना कंपाउंड होता है। ओह, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वाइब। बिल्कुल। ओके, तो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि कंटेम्प्रेरी विलेज इंडिया अपने पास्ट का आईना है और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसको समझने का पहला क्लू है। हाँ, ये कहने का बिल्कुल अच्छा तरीका है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये लेआउट्स ये रैंडम नहीं है, ये हजारों साल के इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। राइट। अलग अलग कल्चर्स, माइग्रेशंस और सोशल रूल्स ने एक दूसरे पर ओवरलैप करके ये डाइवर्सिटी क्रिएट की है। ये जमीन पर लिखी हुई हिस्ट्री है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? मतलब सोर्सेस 3 मेन पैटर्न्स बताते हैं ना? करेक्ट। पहला, जैसा हमने कहा, न्यूक्लिएटेड विलेजेस, इंडिया में सबसे कॉमन टाइप, घरों का एक टाइट क्लस्टर जिसके चारों तरफ खेत। ओके। दूसरा है लीनियर सेटलमेंट्स, जहां घर एक लाइन में फैले होते हैं और अक्सर ये बताना मुश्किल होता है कि एक गांव कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ शुरू। अच्छा। और तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ होमस्टेड्स। इसमें बस 2-3 घरों के छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं जिनकी कोई क्लियर फिजिकल बाउंड्री नहीं होती। और इन अलग-अलग लेआउट्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? मतलब डज इट एक्चुअली मैटर? बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये लेआउट सोशल इंटरेक्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे प्लान होंगे, सब कुछ। एक एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। सोच लीजिए आपको एक पानी की पाइपलाइन बिछानी है। एक न्यूक्लिएटेड विलेज में ये एक आसान सेंट्रलाइज्ड काम है। हाँ, सेंटर से सब जगह। एग्जैक्टली। लेकिन एक लिनियर सेटलमेंट में आपको वो पाइप मीलों तक पूरे गांव की लंबाई में बिछानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग और कॉस्ट दोनों बिल्कुल बदल जाते हैं। दैट मेक्स सो मच सेंस। तो कंक्लूजन ये है कि एक गांव का फिजिकल डिजाइन उसकी हिस्ट्री, उसके सोशल स्ट्रक्चर और उसके कल्चर की कहानी बताता है। बिल्कुल। अब आप एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे हैं। तो इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि न्यूक्लिएटेड विलेजेस में लोगों की सोशल लाइफ लीनियर सेटलमेंट्स के लोगों से ज्यादा क्लोजनेट होती है? ये एक बहुत लॉजिकल कंक्लूजन है। न्यूक्लिएटेड विलेज में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो नजदीकी है, वो नेचुरली ज्यादा इंटरेक्शन को इनकरेज करती है एक कॉमन स्पेस में। लिनियर सेटलमेंट में हो सकता है लाइफ थोड़ी प्राइवेट हो, अपने फैमिली कंपाउंड तक सीमित, सोशल फैब्रिक अलग महसूस होगा। इंटरेस्टिंग। तो हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक टाउन प्लानर हैं तो आपके लिए ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है कि गांव न्यूक्लिएटेड है या लीनियर, जब आप वहां एक स्कूल या सड़क बनाना चाहते हैं। थोड़ा सोच लो। एग्जैक्टली। न्यूक्लिएटेड गांव में स्कूल सेंट्रल लोकेशन पर होगा, लीनियर गांव में स्कूल बस सर्विस चाहिए होगी। करेक्ट, लेआउट ही सोल्यूशन डिसाइड करता है। अच्छा, मेरी बारी। आपने कहा कंटेम्प्रेरी विलेज इंडिया इज अ मिरर ऑफ इट्स पास्ट। इसका एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। श्योर। एक कॉमन एग्जांपल ये है कि आज भी कई न्यूक्लिएटेड विलेजेस में घरों के क्लस्टर्स कास्ट पर बेस्ड होते हैं। अच्छा। सो कॉल्ड अपर कास्ट सेंटर में रहते हैं और लोअर कास्ट पेरिफेरी पर। भले ही डिस्क्रिमिनेशन लीगली बैंड हो, गांव का फिजिकल लेआउट उसकी हिस्टोरिकल सोशल हायरार्की का एक जिंदा आईना है। परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। अब ये सोचिए, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जैसे गांव के पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना इन ट्रेडिशनल सेटलमेंट पैटर्न्स को कैसे बदल सकता है? ओह
वो तो उन्हें पूरी तरह से शैटर कर देगा। एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एक नया मॉडर्न न्यूक्लियस है जो कास्ट या किनशिप पर नहीं बल्कि इस पर ऑर्गेनाइज्ड है कि कौन फ्लैट खरीद सकता है। हाँ, आर्थिक स्थिति पर। राइट। वो एक बिल्कुल अलग क्लास बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक उस ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड सिस्टम के बगल में। एक फैसिनेटिंग सोशल डायनामिक बनेगा। सही। मेरा आखिरी सवाल इस पर, ये जो 6 लाख विलेजेस का डेटा है, इसमें विलेज की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है? ये एक अच्छा टेक्निकल सवाल है। जनरली सेंसस ऑफ इंडिया एक गांव को उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर डिफाइन करता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसकी बाउंड्रीज और लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं। Got it? Okay, सब लोग चलिए इसको लॉक करते हैं। Now, pause and practice saying this part aloud. Nucleated villages are tight clusters of houses, while linear settlements have houses strung out in a line. और अब एक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडियन विलेजेस के फिजिकल लेआउट्स में बहुत डाइवर्सिटी है जो उनकी लंबी हिस्ट्री और कल्चरल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये एक अच्छा फाउंडेशन था। अब चलिए इस पर बिल्ड करते हैं और गांव के अंदर देखते हैं। टॉपिक 2, मेन कंपोनेंट्स ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। राइट, इस सेक्शन को हम कहते हैं द ट्रिनिटी ऑफ रूरल इंडिया, कास्ट, फैमिली एंड विलेज। तो इसको डिफाइन करें तो इंडिया के रूरल सोशल स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स हैं फैमिली और किनशिप, कास्ट और खुद विलेज। बट सोशियोलॉजिस्ट इनमें से 3 को एक पावरफुल ट्रिनिटी कहते हैं। हाँ, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली और विलेज कम्युनिटी। एग्जैक्टली। और इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। बताइए। एक किसान है, वो डिसाइड कर रहा है कि अपनी फसल अभी बेचे या अच्छे दाम का इंतजार करे। ये सिर्फ एक सिंपल इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी जॉइंट फैमिली की जरूरतें उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। उसकी कास्ट के सोशल ऑब्लिगेशंस, शायद कोई शादी या फेस्टिवल आ रहा हो, वो भी एक रोल प्ले करेंगे। और उसके गांव के कम्युनिटी नॉर्म्स। करेक्ट, सब उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कूल ना? दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। ओके, कंटेंट डिस्कशन। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये ट्रिनिटी कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। हजारों साल से ये इंडियन रूरल लाइफ का फाउंडेशन रही है। यस, और बैकग्राउंड के लिए समझना जरूरी है कि इन 3 इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस हर स्फीयर ऑफ लाइफ में था, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब इससे बचना नामुमकिन था। एग्जैक्टली। इनएस्केपेबल। तो इसका कोर लॉजिक ये है कि इस ट्रिनिटी ने हर इंडिविजुअल के लिए नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टेटस और रोल्स डिफाइन किए, और फैमिली, आमतौर पर जॉइंट फैमिली, इन सभी डोमेन्स में फंडामेंटल यूनिट थी। हाँ, एक ही फैमिली यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट भी थी, सोशो कल्चरल यूनिट भी, पॉलिटिकल यूनिट भी और रिलीजियस यूनिट भी, सब एक में। जिससे हम रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर आते हैं। इस ट्रिनिटी की वजह से एक इंडिविजुअल के डिसीजंस भी फंडामेंटली कम्युनिटी ड्रिवन होते थे। सही। कम्युनिटी की जरूरतों को इंडिविजुअल की इच्छाओं से ऊपर रखा जाता था। इंडिविजुअलिज्म, जैसा हम आज जानते हैं, एक बहुत ही कमजोर कॉन्सेप्ट था। तो कंक्लूजन में ये ट्रिनिटी इंडियन रूरल सोसाइटी का बेडरॉक थी जो हर चीज को शेप करती थी। परफेक्टली समराइज्ड। अब मेरे कुछ सवाल। ट्रिनिटी शब्द ही क्यों यूज किया गया? ये थोड़ा रिलीजियस साउंड करता है। क्या ये 3 चीजें एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? ट्रिनिटी शब्द एक पावरफुल इनडिविजिबल यूनिटी को सजेस्ट करने के लिए यूज किया गया है। ये इतने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं कि एक को दूसरे के बिना समझना मुश्किल है। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कास्ट अक्सर विलेज कम्युनिटी में आपका रोल डिसाइड करती थी, और आपकी जॉइंट फैमिली वो यूनिट थी जिसके थ्रू आप उस रोल को परफॉर्म करते थे। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेकिन आज के मॉडर्न इंडिया में जहां इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्या ये ट्रिनिटी अब भी उतनी स्ट्रांग है? ये रूरल चेंज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। शॉर्ट आंसर है नहीं, ये जरूर कमजोर हो रही है। जॉइंट फैमिली टूट रही है, कास्ट का ऑक्यूपेशन से डायरेक्ट लिंक कम हो रहा है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसका इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ है, स्पेशली सोशल आइडेंटिटी और शादी के मामलों में। आपने कहा फैमिली एक पॉलिटिकल यूनिट भी है। इसका क्या मतलब है? क्या फैमिली में वोटिंग डिसीजंस भी साथ लिए जाते थे? हिस्टोरिकली फैमिली का हेड, जो पेट्रियार्क होता था, वो फैमिली के पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को विलेज काउंसिल में रिप्रेजेंट करता था। ओके। और आज भी कई रूरल एरियाज में आपको वोट बैंक का कॉन्सेप्ट दिखेगा, जहां फैमिली के बड़े या कम्युनिटी लीडर्स पूरी फैमिली को एक साथ किसी एक कैंडिडेट को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वाओ। अच्छा, सोर्सेज में क्लास का भी जिक्र है, पर वो ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट्स ने उसे अलग क्यों रखा? बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है। ट्रेडिशनली क्लास यानी आपकी आर्थिक स्थिति को कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ही देखा जाता था। मतलब एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बड़े पैमाने पर उसकी जाति से तय होती थी। अपर कास्ट व्यक्ति आमतौर पर जमींदार होता था और लोअर कास्ट व्यक्ति आमतौर पर मजदूर। तो कास्ट को प्राइमरी कैटेगरी माना जाता था। क्लास एक इंडिपेंडेंट फैक्टर के रूप में मॉडर्न टाइम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इस पर, जॉइंट फैमिली सिस्टम का इकोनॉमिक यूनिट होने का क्या फायदा या नुकसान था आज की न्यूक्लियर फैमिली के कंपैरिजन में? सबसे बड़ा फायदा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिस्क शेयरिंग। खेती एक रिस्की बिजनेस है, एक खराब मॉनसून आपको बर्बाद कर सकता है। सही बात है। जॉइंट फैमिली में रिस्क कई सदस्यों में बढ़ जाता है, वो एक बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। सबसे बड़ा नुकसान था इंडिविजुअल फ्रीडम की कमी और झगड़े की संभावना। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ओके टीम, लेट्स प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस सेइंग दिस। द ट्रिनिटी ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ कास्ट, द जॉइंट फैमिली एंड द विलेज कम्युनिटी। हिस्टोरिकली शेप्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रूरल लाइफ। तो हमने गांव का स्ट्रक्चर और उसकी सोशल ट्रिनिटी देखी, लेकिन ये गांव बाहरी दुनिया से कैसे रिलेट करते थे? ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट पर लाता है। टॉपिक 3, द इशू ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। हाँ, और इसके लिए परफेक्ट हेडिंग है द मिथ ऑफ द लिटिल रिपब्लिक। बिल्कुल। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ये आइडिया कि एक इंडियन विलेज एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट, आइसोलेटेड लिटिल रिपब्लिक था जो अपने मामले खुद सुलझाता था और बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट नहीं करता था। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट शुरू में ब्रिटिश स्कॉलर्स जैसे हेनरी मेन और चार्ल्स मेटकाफ ने फेमस किया था। लेकिन जैसा कि हेडिंग से पता चलता है, ये काफी हद तक एक मिथ है। एक अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है विलेज एक्सोगैमी की प्रथा।
इंडिया के कई हिस्सों में ये नियम है कि आपको अपने गांव के बाहर ही शादी करनी होगी। ओह राइट। ये एक नियम ही अपने आप में सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला एक घना वेब बना देता है जो आइसोलेशन के आइडिया को पूरी तरह से डिमोलिश कर देता है। दैट्स अ पावरफुल पॉइंट। चलिए इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन है ये हिस्टोरिकल डिबेट। अर्ली कॉलोनियल स्कॉलर्स ने गांवों को आइसोलेटेड और स्टैटिक देखा। हाँ, और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये व्यू कॉलोनियल पीरियड में बना था। इसका एक मकसद था एक ना बदलने वाले इंडिया की तस्वीर पेश करना जिसे एडमिनिस्टर करना आसान हो। लेकिन आजादी के बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिसर्च ने एक बहुत ज्यादा डायनामिक और कनेक्टेड पिक्चर पेश की। तो कोर लॉजिक है इन दो व्यूज के बीच का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है लिटिल रिपब्लिक्स का मिथ, दूसरी तरफ है मॉडर्न रिसर्च जो कांस्टेंट लिंकेजेस के एविडेंस दिखाती है, माइग्रेशन, ट्रेड, शादी के रिश्ते, कास्ट नेटवर्क्स और यहाँ तक कि रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के जरिए। और इसको समझने का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप एक प्लानर या हिस्टोरियन है तो ये सब कुछ बदल देता है। ये दिखाता है कि रूरल इंडिया हमेशा से एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा रहा है। राइट, मतलब नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी, सोशल चेंजेस इन्हीं ट्रेडिशनल नेटवर्क्स के थ्रू फैल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कंक्लूजन ये है कि गांव की अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होती है, लेकिन वो कभी क्लोज्ड सिस्टम्स नहीं थे, वो हमेशा से ओपन और इंटरकनेक्टेड थे। परफेक्ट। तो मेरा पहला सवाल, चार्ल्स मेटकैफ ने गांवों को लिटिल रिपब्लिक्स क्यों कहा था? उनकी रीजनिंग क्या थी? मेटकाफ 19th सेंचुरी के शुरू में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो इंडिया को एक टॉप डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। ओके। उन्होंने देखा कि दिल्ली में बड़े बड़े साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे, लेकिन जमीन पर गांव का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता था। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्फ सफिशिएंट और रेजिलिएंट यूनिट्स थे, इसलिए उन्होंने ये टर्म यूज किया। उनका व्यू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बेस्ड था, सोशियोलॉजिकल स्टडी पर नहीं। आपने विलेज एक्सोगेमी का जिक्र किया, आप थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि गांव के बाहर शादी करना इस सो कॉल्ड आइसोलेशन को कैसे तोड़ता है? ये एक ब्रिलियंट सोशल मैकेनिज्म है। जब एक लड़की दूसरे गांव में शादी करके जाती है तो वो एक परमानेंट किनशिप लिंक बनाती है अपने जन्म के गांव और अपने ससुराल के गांव के बीच। हाँ, आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। उसके भाई मिलने आएंगे, उसके माता पिता तोहफे भेजेंगे। पीढ़ियों तक ये सैकड़ों गांवों में रिश्तों का एक घना जाल बुन देता है जो कम्युनिकेशन, म्यूचुअल सपोर्ट और कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। और पिलग्रिमेजेस, एक रिलीजियस जर्नी अलग अलग गांवों को कैसे जोड़ती थी? सोचिए, दर्जनों अलग अलग गांव से लोग एक ही बड़े तीर्थ स्थान जैसे हरिद्वार या तिरुपति जाते थे। हाँ। वहां वो एक दूसरे से मिलते थे, अपने इलाकों की खबरें शेयर करते थे, दोस्तियां बनाते थे। ये रिलीजियस सेंटर्स बड़े सोशल हब्स की तरह काम करते थे। सोर्सेज में कास्ट नेटवर्क्स का भी जिक्र है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? कास्ट सिर्फ एक लोकल विलेज फिनोमिनन नहीं है। एक पर्टिकुलर कास्ट जैसे यादव या जाट एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में फैली हुई है। सही बात है। उस कास्ट के लोग भले ही अलग अलग गांव में रहते हों, एक आइडेंटिटी शेयर करते हैं। उनकी अपनी काउंसिल्स होती हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लिंक बनाता है जो गांव की वर्टिकल बाउंड्रीज को काट देता है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। तो अगर गांव इतने कनेक्टेड थे तो ये लिटिल रिपब्लिक का मिथ इतना पॉपुलर क्यों हुआ और इतने लंबे समय तक क्यों चला? ये एक बहुत कन्वीनियंट नैरेटिव था, स्पेशली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसने इंडिया को फ्रैगमेंटेड, ना बदलने वाली छोटी छोटी यूनिट्स के कलेक्शन के रूप में दिखाया। अच्छा। इससे उन पर शासन करना आसान लगता था और उनके रूल को एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स के रूप में जस्टिफाई भी करता था। ये मिथ सिंपल था, पावरफुल था और दूर से बिना गहरी फील्ड वर्क के ये सच भी लगता था। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स ट्राई सेइंग दिस टुगेदर। The myth of the self-sufficient little republic was debunked by evidence of inter-village networks. और इस सेक्शन का मिनी रिकैप इन शॉर्ट, villages have strong identities but they were never closed systems, they have always been interconnected. ये एक परफेक्ट ट्रांजिशन है। हमने ना बदलने वाले गांव के मिथ को बस्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। टॉपिक 4, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विलेजेस एंड चेंजेस। हाँ, इस सेक्शन का टाइटल रखते हैं देन एंड नाउ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन विलेजेस। बिल्कुल। ये एक बड़ा टॉपिक है। सोर्सेज 8 के एरियाज बताते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, जिसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने तोड़ दिया। एक रियल लाइफ एग्जांपल, पुराना जजमानी सिस्टम जो गांव की सेल्फ सफिशिएंसी की रीढ़ की हड्डी था, वो टूट गया। दूसरा, कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एटीट्यूड स्पेशली नए आइडियाज के प्रति बदल रहा है। जैसे अब फीमेल एजुकेशन और युवाओं की आकांक्षाओं को ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। तीसरा, कास्ट मोबिलिटी, पुरानी रिजिड कास्ट हायरार्की अब और फ्लेक्सिबल हो रही है। संस्कृताइजेशन जैसे प्रोसेस और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ने एक ऑक्यूपेशन फ्री कास्ट सिस्टम को जन्म दिया है जहां आपका काम अब आपके जन्म से तय नहीं होता। चौथा, द जॉइंट फैमिली, जैसा आपने पहले बात की, ये बढ़ते हुए इंडिविजुअलिज्म और एक अलग लाइफस्टाइल की चाहत के कारण टूट रही है। पांचवां, मैरिज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब ज्यादा डेमोक्रेटिक हो रहा है। कास्ट अब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस जैसे फैक्टर्स भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। छठा, लिविंग स्टैंडर्ड, मटीरियल लाइफ में एक साफ सुधार दिखता है। बेहतर खाना, कच्चे घरों की जगह पक्के घर और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज। सातवां, द इकोनॉमिक सिस्टम, एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। लोकल साहूकार या मनी लेंडर पर निर्भर रहने से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जैसे बैंक्स और एसएचजीज की तरफ। हाँ, हम गांवों में प्लास्टिक मनी जैसे डेबिट कार्ड्स भी देख रहे हैं। और आठवां, द पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रेडिशनल हेरिडिटरी विलेज पंचायत्स की पावर कम हुई है और नया पंचायत राज सिस्टम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक नई लीडरशिप लाया है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाएं भी शामिल हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि ये बदलाव बहुत गहरे और आपस में जुड़े हुए हैं।
बैकग्राउंड है आजादी के बाद का दौर, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और मार्केट इंटीग्रेशन। और कोर लॉजिक ये है कि हर बदलाव एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है। जैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट पॉइंट 1 से मार्केट एक्सेस मिलता है, जो इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाता है, जो जॉइंट फैमिली को कमजोर करता है, पॉइंट 4। बिल्कुल, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट रूरल लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और कंक्लूजन ये है कि आज का गांव ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। परफेक्ट। अब मेरे सवाल, जजमानी सिस्टम का टूटना आइसोलेशन के अंडर मेंशन किया गया है, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं? जजमानी सिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट आइसोलेटेड गांव का इकोनॉमिक इंजन था। नई किसान की सेवा करता था, कुम्हार नई की, और वो गांव के अंदर ही चीजों और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। राइट। जब बेहतर ट्रांसपोर्ट ने गांव को बाहरी मार्केट से जोड़ा तो लोग सस्ते मशीन से बने बर्तन खरीद सकते थे या पास के शहर में सालोन जा सकते थे। इसने गांव के इकोनॉमिक आइसोलेशन को तोड़ दिया। अच्छा, ये जो टर्म है ऑक्यूपेशन फ्री कास्ट सिस्टम, ये बहुत पावरफुल है। क्या इसका मतलब है कि कास्ट ही गायब हो रही है? बिल्कुल नहीं, और ये एक बहुत जरूरी अंतर है। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक कास्ट और एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के बीच का डायरेक्ट रिजिड लिंक टूट रहा है। ओके। एक कुम्हार जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन कास्ट एक सोशल आइडेंटिटी के रूप में, स्पेशली पॉलिटिक्स और शादी में, अब भी बहुत पावरफुल है। ठीक है। सोर्सेज में असर्टिवनेस ऑफ एजुकेटेड वुमेन को जॉइंट फैमिली के डिक्लाइन का एक कारण बताया गया है। उस डायनामिक को थोड़ा और समझा सकते हैं? एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में एक नई बहू का रोल अक्सर बहुत सबऑर्डिनेट होता था और अथॉरिटी सास के पास होती थी। एक पढ़ी लिखी महिला जो शायद अपनी इनकम भी कमा रही हो, इस ट्रेडिशनल हायरार्की को एक्सेप्ट करने के लिए कम तैयार होगी। वो एक न्यूक्लियर फैमिली की ऑटोनॉमी और प्राइवेसी चाहेगी। उसकी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस का ये असर्शन एक बड़ा ड्राइवर है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज में रिजर्वेशन पावर स्ट्रक्चर को बदलने में कितना रेवोल्यूशनरी रहा है? ये रेवोल्यूशनरी से कम नहीं रहा है। सदियों तक गांव में पावर डोमिनेंट जमींदार अपर कास्ट्स के पास थी। हाँ। रिजर्वेशन ने कानूनी तौर पर यह अनिवार्य कर दिया कि सरपंच जैसे पावर पोजीशंस शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स और महिलाओं के लिए आरक्षित हों। इसने ट्रेडिशनल एलीट्स को पावर शेयर करने पर मजबूर किया है। फाइनली वो मनी लेंडर से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की तरफ शिफ्ट, ये बहुत बड़ा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है पीढ़ियों से चले आ रहे शोषण में कमी। साहूकार अक्सर बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, परिवारों को पीढ़ियों तक कर्ज के जाल में फंसा देते थे। सही बात है। बैंक से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, भले ही उसमें अपनी समस्याएं हों, रेगुलेटेड रेट्स पर क्रेडिट देता है। ये किसानों को उस विष चक्र से निकलने का एक मौका देता है। और मिनी रिकैप? इन शॉर्ट, nearly every traditional feature of the Indian village, from its economy to its family structure, is undergoing profound and interconnected change. तो हम ये सब बदलते हुए हिस्से देख रहे हैं, फैमिली, कास्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। तो ये सोचने वाली बात है कि गांव अब भी एक साथ कैसे टिका हुआ है, ये फंक्शन कैसे करता है? Topic 5: Indian village as a social system. हाँ, और इसके लिए हेडिंग है अ विलेज इज अ सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। ये एक परफेक्ट सवाल है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम सोशियोलॉजिस्ट टैलकेट पार्सन्स की सोशल सिस्टम की डेफिनेशन को एक इंडियन विलेज पर अप्लाई कर रहे हैं। एक सिस्टम सिर्फ चीजों का एक रैंडम कलेक्शन नहीं होता, ये आपस में जुड़े हुए पार्ट्स का एक सेट होता है जो एक ऑर्डरली तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे एक गांव की कम्युनिटी एक कॉमन रिसोर्स जैसे पानी की टंकी को मैनेज करने के लिए एक साथ आती है। अलग अलग परिवार और जाति समूह पार्ट्स को कोऑपरेट करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। ऑर्डरली इंटरैक्शन, ताकि सबको पानी मिले। राइट। अगर एक ग्रुप नियम तोड़ता है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। एग्जैक्टली। चलिए इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। इसका कोर लॉजिक ये है कि एक सोशल सिस्टम को 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, प्लुरैलिटी ऑफ एक्टर्स, अलग अलग परिवारों जातियों के लोग। दूसरा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे सर्वाइवल, प्रोस्पेरिटी, सोशल ऑर्डर। तीसरा, ऑर्डर, जजमानी सिस्टम या पंचायत जैसे नियमों के जरिए। और चौथा, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स, अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मेंटेनेंस के लिए 2 मैकेनिज्म्स चाहिए। सोशलाइजेशन, यानी आप सिस्टम के नियम कैसे सीखते हैं, और सोशल कंट्रोल, यानी सिस्टम उन नियमों को कैसे लागू करता है। और फैमिली और कास्ट पंचायत सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल की क्लासिक एजेंसीज हैं गांव में। इसलिए इंडियन विलेज इस डेफिनेशन में आराम से फिट बैठता है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि इससे हमें समझ में आता है कि गांव बदलाव के बीच भी स्टेबिलिटी कैसे बनाए रखते हैं। हाँ, और कंक्लूजन ये है कि गांव एक सोशल सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब मेरे सवाल। आपने पंचायत राज फ्रेमवर्क का जिक्र किया, उसके अंदर कॉम्पिटिशन एंड एडजस्टमेंट का एक सिंपल मॉडर्न डे एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। एक गांव के इलेक्शन के दौरान अलग अलग जाति समूह सरपंच पद के लिए जोर शोर से कॉम्पीट कर सकते हैं। ये हुआ कॉम्पिटिशन। ठीक है। इलेक्शन के बाद जीतने वाले और हारने वाले दोनों ग्रुप्स को उसी गांव में साथ रहना और काम करना है। वो अपने रिश्तों को एडजस्ट करते हैं ताकि गांव में शांति बनी रहे, शायद एक नई सड़क बनाने में कोलैबोरेट करके। ये है एडजस्टमेंट। द सोर्स मटेरियल कहता है कि एक सोशल सिस्टम एनवायरनमेंट से बंधा होता है। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट गांव को एक सोशल सिस्टम के रूप में कैसे शिप करता है? बहुत ज्यादा। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाके का एक गांव पानी के संरक्षण, अकाल के दौरान आपसी मदद और बारिश के लिए प्रार्थना करने वाले विशेष अनुष्ठानों के आसपास एक सोशल सिस्टम डेवलप करेगा। राइट। जबकि गंगा के मैदान के उपजाऊ पानी से भरपूर इलाके के गांव का सिस्टम अलग होगा। शायद वहां जमीन के लिए ज्यादा झगड़े होंगे।
इन्वायरमेंट ही सोशल सिस्टम की नींव रखता है। सोशलाइजेशन, नियम सीखने की प्रक्रिया, एक जॉइंट फैमिली में और एक न्यूक्लियर फैमिली में कैसे अलग तरीके से काम करती है। बहुत अच्छा सवाल है। जॉइंट फैमिली में एक बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत सारे लोग करते हैं, दादा दादी, चाचा चाची। वो सोशल रोल्स की एक बड़ी रेंज सीखता है और सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव की वैल्यू सीखता है इंडिविजुअल के ऊपर। ओके, न्यूक्लियर फैमिली में सोशलाइजेशन ज्यादा इंटेंस और सिर्फ माता पिता पर फोकस्ड होता है। इससे एक ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक नजरिया पैदा हो सकता है। आपने जजमानी सिस्टम का जिक्र किया। क्या वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप था जो सिस्टम को जोड़कर रखता था, या एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था? यही सोशियोलॉजिस्ट्स के बीच सेंट्रल डिबेट है। एक प्योरली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसने एक स्थिर सिस्टम बनाया इंटरडिपेंडेंस का, इसने ऑर्डर मेंटेन किया। और दूसरी तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से ये गहरे शोषण वाला सिस्टम था, जो एक असमान जाति हायरार्की पर आधारित था, जहां लोअर कास्ट को अक्सर कम पैसे दिए जाते थे और उन्हें मोबिलिटी से वंचित रखा जाता था। दोनों ही पर्सपेक्टिव जरूरी हैं। ठीक है, अगर जजमानी सिस्टम टूट गया है तो आज गांव को एक सोशल सिस्टम के रूप में बनाए रखने के लिए कौन से नए फंक्शनल रिलेशनशिप्स उभरे हैं? नए रिश्ते मुख्य रूप से मार्केट इकोनॉमिक्स और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स पर आधारित हैं। वंशानुगत कर्तव्यों की जगह अब आपके पास कैश ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, फंक्शनल रिलेशनशिप अब एक बायर और सेलर के बीच है, जजमान और कमीन के बीच नहीं। इसके अलावा स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे सरकारी संस्थान भी इंटरडिपेंडेंस के नए रूप बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क बहुत यूजफुल है। ओके, प्रैक्टिस टाइम। An Indian village functions as a social system with interdependent parts maintained by socialization and social control. और मिनी रिकैप है इन शॉर्ट। द इंडियन विलेज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सोशल सिस्टम with all the necessary components for orderly interaction and self-maintenance. ओके, तो हमने बहुत बात की कि गांव क्या है, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चला? ये हमें अगले टॉपिक पर ले जाता है। Topic 6. Village study in India and its significance. हाँ, और इसके लिए परफेक्ट हेडिंग है, Why study a village? The big picture in a small place. बिल्कुल। तो इसको डिफाइन करते हैं। ये इंडिया में गांवों के एकेडमिक अध्ययन के इतिहास और महत्व के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी का फोकस आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटी से शिफ्ट होकर पेजेंट सोसाइटीज पर आ गया। हाँ, जो बड़ी सभ्यताओं का हिस्सा है। इस फील्ड में पायनियर्स थे रॉबर्ट रेडफील्ड और विलियम वाइजर जैसे स्कॉलर्स। Exactly. इसका एक अच्छा एग्जांपल है एमएन श्रीनिवास की मशहूर स्टडी एक गांव की, जिसे उन्होंने रामपुरा नाम दिया। वहां रहकर और रोजमर्रा की जिंदगी के हर डिटेल को ऑब्जर्व करके उन्होंने संस्कृटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। ये आइडियाज जो एक छोटी सी जगह की स्टडी से पैदा हुए, पूरे इंडिया में हो रहे सोशल प्रोसेसेस को समझने में मदद की। सही बात है। चलिए कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन है एंथ्रोपोलॉजी का ये शिफ्ट। बैकग्राउंड है कि 1947 में आजादी के बाद इन विलेज स्टडीज में एक बूम आया। हाँ, नई सरकार रूरल रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस थी और उन्हें समझना था कि गांव आखिर काम कैसे करते हैं। तभी एमएन श्रीनिवास और एससी दुबे जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम किया। तो कोर लॉजिक ये है कि इन स्टडीज की सिग्निफिकेंस दो लेवल्स पर है। पहला, थ्योरेटिकल लेवल पर इनसे नए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पैदा हुए, जैसे संस्कृटाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। और दूसरा प्रैक्टिकल या अप्लाइड लेवल पर इनसे सरकारी प्लानर्स को रूरल इंडिया का रियल फर्स्ट हैंड नॉलेज मिला। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इन स्टडीज ने कॉलोनियल और अर्बन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में मदद की और नेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी इनसाइट्स प्रोवाइड की। तो इन कंक्लूजन, एक गांव का अध्ययन करना एक पूरी सभ्यता को समझने के लिए माइक्रोस्कोप से देखने जैसा है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। तरीके में क्या मुख्य अंतर था? एक इकोनॉमिस्ट आमतौर पर एक सर्वे के साथ आएगा और क्वांटिटेटिव डेटा पर फोकस करेगा। जमीन कितने एकड़ है, फसल कितनी हुई, नंबर्स पर। हाँ, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके गांव में 1 साल या उससे ज्यादा रहेगा। वो क्वालिटेटिव सोशल फैब्रिक को देखेगा, रिश्तेदारी, जाति संबंध, अनुष्ठान। वो गांव को एक होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ के रूप में समझना चाहते थे। सोर्सेस कहते हैं कि इन स्टडीज ने कॉलोनियल और अर्बन स्टीरियोटाइप्स को नेगेट किया। एक आम स्टीरियोटाइप क्या था जिसे इन स्टडीज ने तोड़ा? सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप था फेटलिस्टिक या लेजी इंडियन पेजेंट का, जो अज्ञानता के कारण बदलाव का विरोध करता था। अच्छा, एससी दुबे जैसे लोगों की गहरी स्टडीज ने दिखाया कि किसान बहुत रैशनल एक्टर्स थे। वो अपने सीमित संसाधनों और अपने एनवायरनमेंट की गहरी समझ के आधार पर जटिल निर्णय ले रहे थे। उनका विरोध अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क असेसमेंट के कारण होता था। आपने एमएन श्रीनिवास के डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट का जिक्र किया। सिर्फ 1 या 2 गांव की स्टडी करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जा सकता है जो पूरे इंडिया में इतना वाइडली एप्लीकेबल हो? यही अच्छी सोशल साइंस का जादू है। श्रीनिवास ने एक रिकरिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर कास्ट जो शायद अनुष्ठानिक हायरार्की में सबसे ऊपर ना हो, जैसे ब्राह्मण, लेकिन उसके पास असली आर्थिक और राजनीतिक शक्ति थी, क्योंकि उनके पास जमीन थी और उनकी आबादी ज्यादा थी। पैटर्न शायद और कहीं भी हो सकता है। फिर दूसरे रिसर्चर्स ने इस कॉन्सेप्ट को पूरे इंडिया में अपनी विलेज स्टडीज में टेस्ट किया और इसे एक बहुत पावरफुल टूल पाया। ये स्टडीज नेशन बिल्डिंग में कैसे मदद करती थी? एक कॉन्क्रीट एग्जांपल। आजादी के बाद इंडिया ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे बड़े रूरल इनिशिएटिव्स शुरू किए। शुरुआती प्लान्स अक्सर बहुत टॉप डाउन होते थे और फेल हो जाते थे। राइट। सोशियोलॉजिस्ट की विलेज स्टडीज ने क्रूशियल फीडबैक दिया। उन्होंने लोकल लीडरशिप के महत्व, जाति गुटबंदी की भूमिका और कम्युनिकेशन के बैरियर्स को हाईलाइट किया। इस फीडबैक ने सरकार को इन प्रोग्राम्स को रीडिजाइन करने में मदद की। Fantastic. Okay, everyone. Ready to practice? Village studies provided crucial theoretical concepts and practical knowledge for India's post-independence development. और एक क्विक मिनी रिकैप इन शॉर्ट,
Studying a village isn't just about that one village. It's a microcosm that helps us understand the entire civilization. चलिए अब उस चीज पर वापस चलते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो माइंड ब्लोइंग आइडिया। Topic 7, Rural Cosmopolitanism. हाँ, इस सेक्शन को कहते हैं ऑस्कर लुइस एंड द कनेक्टेड विलेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लुइस ने डेवलप किया था। ये आइडिया है कि एक गांव वाले की सोशल दुनिया सिर्फ उसके अपने गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे कहीं आगे तक फैली हुई है, जिसे वो अपने रूरल कॉन्टेक्स्ट में कॉस्मोपॉलिटन बन जाता है। एग्जैक्टली और इसकी केस स्टडी बहुत फैसिनेटिंग है। ऑस्कर लुइस ने इंडिया में दिल्ली के पास रानीखेरा नाम के गांव और मेक्सिको में टेपोजलन नाम के गांव की एक कंपैरेटिव स्टडी की। और उन्हें बहुत बड़ा अंतर मिला। मेक्सिकन गांव बहुत इनवर्ड लुकिंग थे, लोग आमतौर पर गांव के अंदर ही शादी करते थे। लेकिन इंडियन गांव बिल्कुल अलग थे। वो कास्ट, किनशिप, मैरिज और रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के एक गहरे जाल के जरिए गहराई से जुड़े हुए थे। और इससे हम उस अमेजिंग फैक्ट पर वापस आते हैं। लुइस ने नोट किया कि एक अकेले इंडियन गांव के 400 से ज्यादा दूसरे गांवों से शादी के रिश्ते हो सकते हैं। याद रखना ये दैट इज रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये ब्रॉड कल्चरल होराइजन्स के बारे में है, इसलिए नहीं कि आप दुनिया घूमते हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया आपके सोशल नेटवर्क के जरिए आप तक आती है। बिल्कुल। इसका कोर लॉजिक ये है कि सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे विलेज और लिनिएज एक्सोगमी लोगों को एक्सटर्नल नेटवर्क्स बनाने पर मजबूर करते हैं। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ये आइसोलेटेड अनजान गांव वाले के स्टीरियोटाइप को पूरी तरह से तोड़ देता है। तो मेरा पहला सवाल ये है, क्यों एक मैक्सिकन गांव इनवर्ड लुकिंग क्यों था जबकि एक इंडियन गांव आउटवर्ड लुकिंग था शादी के मामले में? इसका गहरा स्ट्रक्चरल कारण क्या है? ये उनके फंडामेंटल सोशल स्ट्रक्चर्स में है। नॉर्थ इंडिया में स्ट्रक्चर 2 नियमों पर बना है। कास्ट एंडोगैमी, अपनी जाति में शादी करो, और विलेज एक्सोगैमी, अपने गांव से बाहर शादी करो। राइट। आपको अपने गांव के बाहर शादी करनी ही होगी। ये नियम आपको एक्सटर्नल नेटवर्क्स बनाने पर मजबूर करता है। लुइस ने जिस मैक्सिकन गांव की स्टडी की, वहां ये रिजिड नियम नहीं था। रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल गांव वाले के इस आइडिया को कैसे चैलेंज करता है कि वो बाहरी दुनिया से अनजान है? ये उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल गांव वाला बिल्कुल भी आइसोलेटेड नहीं था। अपने रिश्तेदारी के नेटवर्क के जरिए उसके पास एक बड़े सोशल और ज्योग्राफिकल दुनिया की बहुत अच्छी समझ थी। जैसे वो 50 मील दूर एक गांव की पॉलिटिक्स जानता था, क्योंकि उसकी बहन वहां ब्याही हुई थी। उसकी दुनिया छोटी नहीं थी, बस एक शहरी आदमी की दुनिया से अलग तरीके से स्ट्रक्चर थी। शादी के अलावा इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? कास्ट नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक गांव में मानिए लोहार जाति का एक व्यक्ति रीजन के दर्जनों दूसरे गांवों के लोहारों के साथ एक आइडेंटिटी, एक सेट ऑफ कस्टम्स और पोटेंशियल कनेक्शन शेयर करता था। ये एक ऐसी लेयर ऑफ कनेक्शन बनाता था जो गांव की सीमाओं से बिल्कुल आजाद थी। क्या ये रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म सिर्फ दूसरे गांवों से कनेक्शंस तक ही सीमित था या इसमें शहर भी शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे। सोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकेजेस और इंटर रीजनल मार्केट्स का जिक्र करते हैं। गांव हमेशा से ट्रेड के लिए, कोर्ट में कानूनी मामलों के लिए शहरों से जुड़े हुए थे। ये एक मॉडर्न सवाल है, लेकिन मोबाइल फोन्स जैसी टेक्नोलॉजी ने इस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म को मजबूत किया है या कमजोर? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद दोनों है। एक तरफ एक मोबाइल फोन से इन पुराने रिश्तों को बनाए रखना बहुत आसान और सस्ता हो गया। सही बात है। दूसरी तरफ उस फोन पर इंटरनेट गांव वालों को एक नए ग्लोबल फॉर्म ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म से एक्सपोज करता है। ये शायद ट्रेडिशनल नेटवर्क्स को कम इंपॉर्टेंट बना दे, स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए। This concept is a real eye-opener. Let's practice it. Rural cosmopolitanism, a concept by Oscar Lewis, shows that Indian villages are deeply interconnected through networks like marriage and caste. Time for a quick mini recap. In short, an Indian villager's world has always been much larger than the physical boundaries of their village. हमने बात की कि गांव बदलाव के लिए ओपन है और दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही एक पावरफुल फोर्स है जो दूसरी दिशा में खींचती है। Topic 8. Traditional culture. Exactly. और इसके लिए परफेक्ट हेडिंग एक आम कहावत से आती है, Our grandfathers did it this way, resisting change. चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉर्ज फॉस्टर से आता है। ये उन कल्चरल बैरियर्स के बारे में है जो पेजेंट सोसाइटीज को बदलाव का विरोधी बना सकते हैं। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है जब एक सरकारी कृषि अधिकारी एक गांव में आकर एक किसान से कहता है कि वो एक नया हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करे। किसान शायद ध्यान से सुनेगा और फिर वापस जाकर वही पारंपरिक बीज बो देगा जो उसका परिवार पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहा है। ये इसलिए नहीं कि वो अज्ञानी है, ये इसलिए है कि उसकी ट्रेडिशनल कल्चर एक रिस्की नए एक्सपेरिमेंट के ऊपर टाइम टेस्टेड तरीके को वैल्यू देती है। ओके, कंटेंट डिस्कशन। इसका कोर लॉजिक ये है कि इन कल्चर्स में कुछ खास विशेषताएं होती हैं। उन्हें नॉन रैशनल या फेटलिस्टिक देखा जा सकता है, और ज्ञान ओरली कहावतों के जरिए पास ऑन होता है, साइंटिफिक किताबों से नहीं। और इसका एक की फीचर है पास्ट को ग्लोरीफाई करना। एटीट्यूड ये है, अगर ये हमारे पूर्वजों के लिए अच्छा था तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। ये एक तरह का कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म बना सकता है, जिसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि प्लानर्स को इस रैशनल को समझना होगा। एग्जैक्टली। वो इसे सिर्फ डिसमिस नहीं कर सकते। तो अगर एक कल्चर को फेटलिस्टिक कहा जाता है, तो एक किसान के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक गहरा विश्वास कि परिणाम किस्मत या भगवान की इच्छा से तय होते हैं। तो अगर फसल खराब हो जाती है तो एक फेटलिस्टिक किसान शायद कहेगा ये मेरा बुरा कर्म था, ना कि ये एनालाइज करेगा कि क्या एक अलग पेस्टिसाइड से बेहतर रिजल्ट मिलता। एक टेक्स्ट में जिक्र ले कि ज्ञान प्रोवर्ब्स के जरिए ट्रांसमिट होता है। एक फार्मिंग प्रोवर्ब का एग्जांपल दे सकते हैं। एक कॉमन प्रोवर्ब मौसम और बुआई के समय से जुड़ा होता है, जैसे किसी खास महीने में हवा की दिशा के आधार पर बीज कब बोना है। एक कहावत पीढ़ियों के ज्ञान का एक कंप्रेस्ड पैकेट है।
इसे याद रखना आसान है। जॉर्ज फॉस्टर कहते हैं कि प्लानर्स को इस रैशनल को समझना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करने का एक बुरा और एक अच्छा तरीका क्या है? बुरा तरीका है आकर कहना आप जो भी कर रहे हैं वो गलत और पुराना है। ये रहा नया साइंटिफिक तरीका। ये उनकी पूरी सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। और अच्छा तरीका? अच्छा तरीका है उनके ज्ञान का सम्मान करना, कम्युनिटी के अंदर से ही एक प्रगतिशील किसान को ढूंढना और उसके खेत के एक छोटे से हिस्से पर नई टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करना और रिजल्ट को खुद बोलने देना। सही पॉइंट है। क्या बदलाव का ये विरोध हमेशा बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट है। नहीं, ये हमेशा बुरा नहीं होता। ये विरोध कम्युनिटी को उन रिस्की अनप्रूवन आइडिया से भी बचा सकता है जो तबाही ला सकते हैं। ये कल्चरल फिल्टर की तरह काम करता है। और मॉडर्न एजुकेशन जो अब ज्यादा गांवों तक पहुंच रही है, इस ट्रेडिशनल कल्चर को कैसे चैलेंज करती है? मॉडर्न एजुकेशन एक बिल्कुल अलग सोच पर आधारित है। ये साइंटिफिक रीजनिंग, अथॉरिटी पर सवाल उठाने और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ढूंढने पर आधारित है। हाँ। ये सीधे तौर पर एक ऐसी कल्चर को चैलेंज करती है जो परंपरा और पास्ट के ग्लोरिफिकेशन पर आधारित है। एक पढ़ा लिखा बच्चा अपने माता पिता से पूछना शुरू कर सकता है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? This makes so much sense. Practice cue for everyone. George Foster's concept of traditional culture explains how glorifying the past can create resistance to modern change. और एक क्विक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, to bring change to peasant societies, one must first understand and respect the logic behind their long-standing traditions. Okay, चलिए अब किसी भी गांव के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर जूम इन करते हैं, जमीन। टॉपिक 9, agrarian social structure। परफेक्ट। इसके लिए हेडिंग है लैंड, पावर एंड पीपल। बिल्कुल। की टर्म्स को डिफाइन करते हैं। अग्रेरियन मतलब जमीन और उसकी खेती से जुड़ी कोई भी चीज, और अग्रेरियन सोसाइटी वो है जहां इकोनॉमी का आधार कृषि हो, इंडस्ट्री नहीं। एग्जैक्टली। और सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बते हमें इसको समझने के लिए एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि किसी जगह का अग्रेरियन स्ट्रक्चर दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला बारे में है कि जमीन का मालिक कौन है, उसे कंट्रोल कौन करता है और पावर स्ट्रक्चर कैसा है। आंद्रे बेटेल का की पॉइंट ये है कि इंडिया जैसी सोसाइटी में आप इन इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स को सोशल अरेंजमेंट से अलग नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हिस्टोरिकली अपर कास्ट जमीन के मालिक थे और लोअर कास्ट मजदूरी करते थे। आपका सोशल स्टेटस और आपका इकोनॉमिक रोल एक ही थे और दोनों जमीन से जुड़े थे। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपने लैंड ओनरशिप और लैंड कंट्रोल में अंतर बताया। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। लैंड ओनरशिप लीगल टाइटल के बारे में है, किसके नाम पर ऑफिशियल पेपर है। ठीक है। लैंड कंट्रोल इस बारे में है कि उस जमीन के बारे में डिसीजंस कौन लेता है, क्या उगाना है, कौन काम करेगा। कई बार एक बड़ा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो शहर में रहता है वो जमीन का ओनर हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल लोकल मैनेजर या टेनेंट उस जमीन को कंट्रोल करता है। असली पावर कंट्रोल में होती है। आंटे बेटेल ने टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स का जिक्र किया। एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे ट्रैक्टर का आना एक गांव के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को कैसे बदल सकता है? एक ट्रैक्टर एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। पहला, ये कई मजदूरों का काम कर सकता है जिससे मजदूर बेकार हो सकते हैं। राइट। दूसरा, सिर्फ अमीर किसान ही इसे खरीद सकते हैं जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ जाता है। तीसरा, ये किसान को ट्रेडिशनल सर्विस कास्ट जैसे लोहार पर कम निर्भर बना सकता है। लैंड टेन्योर टर्म का आखिर मतलब क्या है? लैंड टेन्योर उन नियमों और अधिकारों का सेट है जिनके तहत एक व्यक्ति या कम्युनिटी जमीन को रखती है और उसे यूज करती है। ये सिर्फ मालिक होने या न होने के बारे में नहीं है। ओके। ये टेनेंसी हो सकती है जहां आप जमीन किराए पर लेते हैं। ये शेयर क्रॉपिंग हो सकती है जहां आप अपनी फसल का एक हिस्सा किराए के रूप में देते हैं। इकोनॉमिक और सोशल अरेंजमेंट्स एक एग्रेरियन सोसाइटी में एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरमेश्ड क्यों होते हैं? एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस, आपकी जाति, आपका इकोनॉमिक रोल और आपकी पॉलिटिकल पावर सब जमीन से आपके रिश्ते से तय होते थे। सब एक साथ आते थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपकी नौकरी, आपकी सोशल लाइफ और आपकी दौलत एक दूसरे से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। This is a really important framework. Let's practice it. Agrarian social structure is shaped by both technology and the social arrangements of land ownership and control. और मिनी रिकैप। In short, to understand rural India, you must understand the complex web of relationships between people, power and land. Okay, हमने agrarian society के बारे में बात की। अब उस सोसाइटी के सेंट्रल फिगर पर फोकस करते हैं, द पेजेंट। Topic 10, peasant society. राइट, आसान हेडिंग। Understanding the peasant. तो इसकी कई अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, चलिए उनको अनपैक करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्क्रॉबर और रेडफील्ड ने पेजेंट सोसाइटी को पार्ट सोसाइटी कहा, क्योंकि वो हमेशा शहरों वाली एक बड़ी सभ्यता का हिस्सा होती है। जॉर्ज फॉस्टर ने इसे हाफ सोसाइटी कहा, एक रूरल पार्ट और एक अर्बन पार्ट। फिर एक और इकोनॉमिक डेफिनेशन है एरिक वुल्फ की। उन्होंने कहा कि पेजेंट्स वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं जिनका सरप्लस एक डोमिनेंट रूलिंग ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब वो अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं और कोई और, एक जमींदार, एक राजा, वो एक्स्ट्रा ले लेता है। बिल्कुल। और फिर सोशियोलॉजिस्ट शैनन चे डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। फैमिली फार्म बेसिक यूनिट है, वो लैंड हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक पेजेंट वे ऑफ लाइफ है। वो आउटसाइडर्स के सामने एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में है, उनमें साइक्लिकल चेंज होता है और वो मार्केट में इंटीग्रेट हो रहे हैं। फाइनली रॉबर्ट रेडफील्ड 3 कल्चरल फीचर्स बताते हैं। जमीन के लिए गहरा सम्मान, खेती को सबसे नेक पेशा मानना और आत्मनिर्भरता। तो जैसा आप देख सकते हैं, पेजेंट एक बहुत स्पेसिफिक किस्म का किसान होता है। राइट। अमेरिका का एक लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मर पेजेंट नहीं है। एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल,
एरिक वुल्फ की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस पर फोकस करती है। रियल लाइफ में ये ट्रांसफर आखिर होता कैसे है? ये कई तरीकों से हो सकता है। ये रेंट के जरिए हो सकता है, कैश या फसल में जो जमींदार को दिया जाता है। ये टैक्सेस के जरिए हो सकता है जो स्टेट को दिए जाते हैं, या ये मनी लेंडर को दिए जाने वाले ऊंचे ब्याज के जरिए हो सकता है। हर मामले में पेजेंट खाना और दौलत पैदा कर रहा है जो एक नॉन पेजेंट डोमिनेंट ग्रुप द्वारा सिस्टमैटिक तरीके से एक्सट्रैक्ट की जा रही है। शरीन, साइक्लिकल चेंज का जिक्र करते हैं लैंड डिवीजन के बारे में। ये कौन सा साइकिल है? ये एक क्लासिक और अक्सर ट्रैजिक साइकिल है। एक पिता के पास एक ठीक ठाक जमीन का टुकड़ा है। मान लीजिए उसके 3 बेटे हैं। जब उसकी मौत होती है तो जमीन तीनों में बराबर बन जाती है। राइट। अब आपके पास 3 छोटे कम लाभदायक खेत है। कुछ पीढ़ियों में ऐसा होने से परिवार की जमीन छोटे छोटे लाभहीन टुकड़ों में बन जाती है। रेडफील्ड क्यों कहते हैं कि पेजेंट्स खेती को नोबलेस्ट जॉब मानते हैं? इसके पीछे कल्चरल वैल्यू क्या है? ये एक बहुत गहरी कल्चरल वैल्यू है। एक असली पेजेंट के लिए जमीन सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो पवित्र है, वो जीवन का स्रोत है, वो उनके पूर्वजों से जुड़ी है। तो इसलिए जमीन पर काम करना एक नैतिक और नेक काम माना जाता है। बिल्कुल। शानीन का आखिरी पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल चेंज पेजेंट्स को मार्केट रिलेशनशिप्स में खींच रहा है। ये पेजेंट के लिए अच्छी बात है या बुरी? ये क्लासिक दो-धारी तलवार है। अच्छी बात हो सकती है क्योंकि ये उन्हें अपना सरप्लस कैश के लिए बेचने का मौका देती है। और बुरी? बहुत बुरी बात हो सकती है क्योंकि ये उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने एक्सपोज करती है, उन्हें मॉडर्न इनपुट्स खरीदने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर करती है और बड़े-बड़े प्रोड्यूसर से कंपटीशन में डाल देती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। is a part society where agricultural producers often have their surplus transferred to a dominant group. Mini recap. In short, the term peasant describes a specific social and economic position, a farmer who is part of a larger state civilization and is often in a subordinate or underdog position. अब जब हम जानते हैं कि peasant society क्या है, चलिए उसकी कुछ general characteristics को डिटेल में देखते हैं। Topic 11. General characteristics of peasant societies. Right? इसका टाइटल है The Peasant Way of Life. तो sources 7 common features बताते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। 1. उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है। 2. वो फेस टू फेस रिलेशनशिप्स पर आधारित है। गांव में हर कोई हर किसी को जानता है। 3. एग्रीकल्चर को लाइवलीहुड माना जाता है, बिजनेस नहीं। मकसद सर्वाइवल है, प्रॉफिट नहीं। 4. वो आमतौर पर सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। 5. फोकस इमीडिएट कंजम्पशन पे होता है, फ्यूचर के लिए सेविंग पर नहीं। और 6. उनका हमेशा से अर्बन सेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन रहा है। और 7वां, जैसा हमने डिस्कस किया, उनमें अक्सर रेजिस्टेंस टू चेंज दिखता है क्योंकि उनके ट्रेडिशनल सर्वाइवल टेक्निक्स हजारों सालों से काम कर रहे हैं। अब मेरे सवाल, इमीडिएट कंजम्पशन स्पेशली शादी जैसे मौकों के लिए बैंक में पैसे बचाने से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि एक क्लोज नेट फेस टू फेस सोसाइटी में आपकी सोशल स्टैंडिंग और आपकी फैमिली की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक तरह की सोशल कैपिटल है। अच्छा। एक बेटी की शादी पर बहुत पैसा खर्च करना सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये आपकी फैमिली की प्रेस्टीज में एक इन्वेस्टमेंट है। ये सोशल रिटर्न अक्सर बैंक से मिलने वाले फाइनेंशियल रिटर्न से ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। फेस टू फेस रिलेशनशिप्स का जिक्र है। ये एक पेजेंट विलेज में नियमों को लागू करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है? इसका मतलब है कि सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल और बहुत पावरफुल होता है। आप एक छोटे से गांव में एनोनिमस नहीं हो सकते। सही बात है। गॉसिप, पब्लिक शेमिंग और सोशल बॉयकॉट का डर अक्सर किसी भी पुलिस फोर्स या कोर्ट सिस्टम से ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपकी रेपुटेशन ही सब कुछ है। अगर पेजेंट सोसाइटीज सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो इनोवेटिव नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। वो बहुत इनोवेटिव है, लेकिन उनका इनोवेशन अलग किस्म का है। ये एक नई मशीन बनाने के बारे में नहीं है। ये पीढ़ियों से चले आ रहे डीप इकोलॉजिकल नॉलेज पर आधारित है। जैसे वो हजारों रेजिलिएंट लोकल बीज डेवलप करके इनोवेट करते हैं जो सूखे का सामना कर सकते हैं, या जटिल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स बनाकर, या क्रॉप रोटेशन सिस्टम्स को परफेक्ट करके। दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट। 7वां पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन 6वां पॉइंट है कम्युनिकेशन विद अर्बन सेंटर्स। कम्युनिकेशन से तो चेंज आना चाहिए, ये दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं? यही पेजेंट सोसाइटीज का सेंट्रल पैराडॉक्स है। वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन में है, लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव है कि वो वहां से क्या अपनाते हैं। अच्छा। वो शहर से एक स्टील का बर्तन या मोबाइल फोन खुशी खुशी अपना लेंगे क्योंकि इसका फायदा साफ है और रिस्क कम है, लेकिन वो एक नए अनजान बीज को अपनाने में बहुत विरोध करेंगे क्योंकि अगर वो बीज फेल हो गया तो उनका पूरा परिवार भूखा मर सकता है। Okay, let's practice. Peasant societies are characterized by face-to-face relationships, agriculture as a livelihood, and a general resistance to high-risk changes. Mini recap. In short, the peasant way of life is a time-tested strategy for survival, built on community, subsistence, and a cautious selective approach to the outside world. अब हमें peasant world की एक solid understanding है, लेकिन इस दुनिया में power किसके पास है? Topic 12. Power structure and class stratification. और इसके लिए heading है caste and class, the two sides of power. बिल्कुल। इसको डिफाइन करते हैं। मेन आइडिया ये है कि जबकि कास्ट इंडिया में सोशल हायरार्की को समझने का ट्रेडिशनल तरीका है, पावर डायनामिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को भी देखना होगा, जो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। और की इंसाइट जो सोशियोलॉजिस्ट के एल शर्मा से आती है वो ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कास्ट और क्लास को आसानी से अलग नहीं कर सकते।
जैसा वो कहते हैं, कास्ट में क्लास के एलिमेंट्स होते हैं। और आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक ट्रेडिशनल गांव में अपर कास्ट ब्राह्मण या ठाकुर आमतौर पर बड़ा जमींदार या मालिक क्लास होता था, जबकि दलित लगभग हमेशा लैंडलेस लेबरर, मजदूर क्लास होता था। तो आपका कास्ट पोजीशन ही आपका क्लास पोजीशन था। दोनों एक सिक्के के दो पहलू। तो मेरा पहला सवाल, क्लास को देखना जरूरी क्यों है, अगर कास्ट पहले से ही हमें एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी कुछ बता देती है? क्योंकि मॉडर्न इंडिया में चीजें बदल रही हैं। नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेसी और एजुकेशन के साथ कास्ट और क्लास के बीच का परफेक्ट ओवरलैप टूट रहा है। कास्ट का व्यक्ति अब अमीर बन सकता है और एक अपर कास्ट का व्यक्ति अपनी जमीन खोकर गरीब हो सकता है। क्लास का कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस पर आधारित है, हमें इन नए डायनामिक्स को समझने में मदद करता है। केएल शर्मा कहते हैं कि कास्ट और क्लास को एनालिटिकली भी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। एनालिटिकली से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि जब एक सोशियोलॉजिस्ट एकेडमिक स्टडी के लिए उन्हें पेपर पर दो अलग कॉन्सेप्ट्स के रूप में अलग करने की कोशिश भी करता है, तो गांव की असली दुनिया में वो इतने मिले जुले हैं कि ये लगभग असंभव है। एक एग्जांपल? जैसे जब एक लैंडलेस लेबर एक क्लास कैटेगरी, एक जमींदार दूसरी क्लास कैटेगरी से ज्यादा मजदूरी मांगता है, तो जमींदार उसे डराने के लिए एक जाति आधारित अपमानजनक शब्द एक कास्ट कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकता है। इकोनॉमिक झगड़ा कास्ट सिस्टम की भाषा और शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ा जाता है। आप एक ऐसी सिचुएशन का क्लियर एग्जांपल दे सकते हैं जहां एक व्यक्ति का क्लास स्टेटस और उसका कास्ट स्टेटस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो? एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक सफल दलित बिजनेसमैन। उसका क्लास स्टेटस अब हाई है, वो अमीर है, अच्छी कार चलाता है। राइट। लेकिन ट्रेडिशनल हायरार्की में उसका कास्ट स्टेटस अब भी लो है। एक बड़े शहर की भीड़ में शायद उसका पैसा उसे हाई स्टेटस दे, लेकिन जब वो अपने गांव वापस जाता है तो उसे अभी भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, भले ही अब वो उस अपर कास्ट जमींदार से ज्यादा अमीर हो। दिस इज अ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन। ऐसा लगता है कि कास्ट पुराना पावर स्ट्रक्चर है और क्लास नया, और वो अभी आपस में लड़ रहे हैं। ये कहने का एक अच्छा तरीका है। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां कास्ट की पुरानी कठोर हायरार्की को क्लास के नए फ्लूइड डायनामिक्स द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। Let's practice this. In rural India, caste and class are deeply intertwined, and both are essential for understanding the power structure. और मिनी रिकैप इन शॉर्ट, you cannot understand power in an Indian village by looking at just caste or just class. You have to look at how they overlap, interact and often clash. Okay, अगर हमें क्लास को देखना है तो हमें एक अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए, और ये हमें एक बहुत फेमस क्लासिफिकेशन पर लाता है। Topic 13, Daniel Thorner's Agrarian Class Classification 1973. हाँ, और इसके लिए हेडिंग बहुत आसान है, मालिक, किसान एंड मजदूर, द थ्री क्लासेस। बिल्कुल। चलिए इन्हें डिफाइन करते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैनियल थॉर्नर ने एग्रेरियन सोसाइटी के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल थ्री क्लास मॉडल प्रस्तावित किया। पहला है मालिक या प्रोप्राइटर्स। इनकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी इनकम प्रॉपर्टी राइट्स से आती है, जैसे रेंट, ना कि जमीन पर उनके अपने फिजिकल लेबर से। वो आमतौर पर अपर कास्ट से होते हैं। दूसरा है किसान, द वर्किंग पेजेंट्स। ये छोटे जमींदार या टेनेंट्स हैं जो जमीन पर अपनी मेहनत से जीते हैं। वो आमतौर पर मिडिल लेवल कास्ट यानी ओबीसी से होते हैं। और तीसरा है मजदूर, द लेबरर्स। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वो लैंडलेस हैं, अक्सर कास्ट हायरार्की के सबसे निचले पायदान से, यानी शेड्यूल्ड कास्ट से। ये क्लासिफिकेशन इतना क्लियर है क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। मेरा पहला सवाल, थॉर्नर मालिक क्लास के अंदर बड़े एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स और छोटे रेजिडेंट प्रोप्राइटर्स के बीच अंतर करते हैं। गांवों में उनके रोल में क्या मुख्य अंतर है? बड़ा एब्सेंटी लैंडलॉर्ड पुरानी हिंदी फिल्मों का क्लासिक विलन है। वो शहर में रहता है और गांव से उसका कोई लेना देना नहीं है सिवाय रेंट कलेक्ट करने के। छोटा प्रोप्राइटर दूसरी तरफ गांव में रहता है, अपनी जमीन पर खेती को पर्सनली सुपरवाइज करता है और गांव के सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। उसकी पावर ज्यादा डायरेक्ट और पर्सनल है। किसान क्लास के लिए उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनका सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी वल्नरेबिलिटी। उनकी जमीन अक्सर इतनी छोटी होती है कि वो सच में लाभदायक ना हो, इसलिए वो आगे की सोचते हैं। एक खराब मॉनसून, फसल के दामों में गिरावट या परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी उन्हें कर्ज में ढकेल सकती है, और अगर वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ सकती है, जिससे वो किसान से मजदूर बन जाते हैं। थॉर्नर ने हिंदी शब्दों मालिक, किसान और मजदूर का इस्तेमाल क्यों किया इंग्लिश टर्म्स की जगह? लोकल शब्दों का इस्तेमाल एक मास्टर स्ट्रोक था। ये शब्द सिर्फ न्यूट्रल लेबल्स नहीं है, इनमें कल्चरल मीनिंग, सोशल हिस्ट्री और आइडेंटिटी की एक भावना है जो एक सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन में खो जाएगी। अच्छा। मालिक शब्द में एक अथॉरिटी और ओनरशिप की भावना है। किसान एक मेहनतकश किसान की एक शक्तिशाली छवि को जागृत करता है जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। ये मॉडल 1973 का है, आज ये कितना रेलेवेंट है? ये अब भी एक बहुत उपयोगी शुरुआती बिंदु है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। लकीरें बहुत धुंधली हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई छोटे किसान अब अपनी आय बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम मजदूर का काम भी करते हैं। अमीर कैपिटलिस्ट किसानों का एक नया वर्ग उभरा है जो शायद मालिक कैटेगरी में फिट हो, लेकिन वो खेती में एक मॉडर्न बिजनेस की तरह एक्टिव भी है। Okay, let's practice this. Daniel Thorner classified rural society into three classes: Malik, the proprietor; Kisan, the working peasant; and Mazdoor, the laborer. Mini recap. In short, Thorner's Malik Kisan Mazdoor framework provides a fundamental and enduring way to understand the class structure of agrarian India. तो अगर थॉर्नर का मॉडल आज की रियलिटी के लिए थोड़ा ज्यादा सिंपल था, तो क्या किसी ने इसे इंप्रूव करने की कोशिश की? Topic 14. D.N. Dhanangre's model. राइट, और इसके लिए हेडिंग है डीपर लुक,
5 अग्रेरियन क्लासेस। बिल्कुल। सोशियोलॉजिस्ट डीएन धनांगरे को लगा कि थॉर्नर का मॉडल, स्पेशली किसान कैटेगरी, बहुत ब्रॉड थी। उन्होंने लेनिन और माओ के थ्योरी से इंस्पायर होकर एक ज्यादा डिटेल्ड 5 क्लास मॉडल प्रस्तावित किया। उनके 5 क्लासेस हैं: लैंडलॉर्ड्स, रिच पेजेंट्स, मिडिल पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स। तो ये बेसिकली थॉर्नर के मॉडल का एक्सपेंशन है। उन्होंने किसान कैटेगरी को 3 अलग-अलग स्ट्राटा में तोड़ दिया: रिच, मिडिल और पुअर। एग्जैक्टली। और वो इस डिटेल क्लास स्ट्रक्चर को कास्ट हायरार्की से भी जोड़ते हैं। लैंडलॉर्ड्स आमतौर पर अपर कास्ट से है, पेजेंट्री इंटरमीडिएट कल्टिवेटर कास्ट से और लेबरर्स शेड्यूल्ड कास्ट से। इससे हमें एक बहुत ज्यादा न्यूआंस पिक्चर मिलती है। तो आप धनांगरे के मॉडल में रिच पेजेंट और लैंडलॉर्ड के बीच कैसे अंतर करेंगे? की डिफरेंस उनका लेबर से रिश्ता है। एक लैंडलॉर्ड अक्सर एक एब्सेंटी होता है जो रेंट पर जीता है और खेती के काम में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेता। ठीक है। एक रिच पेजेंट के पास काफी जमीन होती है और वो मजदूरों को काम पर रखता है, लेकिन वो फार्म को मैनेज करने में अब भी एक्टिव है। वो एक कैपिटलिस्ट किसान है। और मिडिल पेजेंट और पुअर पेजेंट के बीच क्या अंतर है? मिडिल पेजेंट क्लासिक सेल्फ सफिशिएंट किसान है। उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए काफी जमीन होती है और वो अपने परिवार की मेहनत से ही काम करता है। पुअर पेजेंट के पास दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए काफी जमीन नहीं होती है। उसे अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेतों पर मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। धांगरे अपने सोशियोलॉजिकल मॉडल के लिए लेनिन और माओ जैसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी से क्यों इंस्पायर हुए? लेनिन और माओ सिर्फ अकेले सिद्धांतकार नहीं थे, वो उन क्रांतियों के नेता थे जो मुख्य रूप से पेजेंट सोसाइटीज में हुई थी। अच्छा, अपनी रणनीतियां बनाने के लिए उन्हें अपनी ग्रामीण आबादी का एक बहुत विस्तारित वर्ग विश्लेषण करना पड़ा था। धांगरे ने, जो इंडियन रूरल सोसाइटी के तनावों को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस विस्तारित संघर्ष उन्मुख दृष्टिकोण को बहुत उपयोगी पाया। सिंगल किसान कैटेगरी को 3 सब ग्रुप्स में तोड़ना हमें आज इंडिया की रूरल पॉलिटिक्स को बेहतर समझने में कैसे मदद करता है? ये बिल्कुल जरूरी है। एक रिच पेजेंट के आर्थिक हित एक पुअर पेजेंट से बहुत अलग है। सही बात है। रिच पेजेंट सरकार से ऊंची फसल के दाम चाहता है। पुअर पेजेंट और लैंडलेस लेबरर दूसरी तरफ ऊंची मजदूरी चाहते हैं। उन सबको एक साथ किसान कहना इन असली वर्ग संघर्षों को छुपा देता है। Let's practice. D.N. Dhanangre expanded the class model to 5 categories: landlords, rich, middle, and poor peasants, and landless laborers. और mini recap. In short, Dhanangre's 5-class model provides a more nuanced tool than Thorner's, allowing us to see the internal differences and conflicts within the peasantry itself. ये डिटेल्ड मॉडल हमें अगले टॉपिक पर बिल्कुल आराम से ले जाता है। 1947 के बाद ये क्लास स्ट्रक्चर कैसे बदला? Topic 15. Changes in agrarian class structure. हेडिंग है द अग्रेरियल रेवोल्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। ओके, सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई लैंड रिफॉर्म शुरू किए। आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, जमीन जोतने वाले की। लेकिन इस आइडियोलॉजी और इसकी रियलिटी में बहुत बड़ा गैप था। और इस गैप ने कुछ की ट्रेंड्स को जन्म दिया। पुराना फ्यूडलिज्म कम हुआ, लेकिन उसकी जगह एक ज्यादा कैपिटलिस्टिक सिस्टम ने ले ली। क्रूशली, रिच और मिडिल पेजेंट्स का एक पावरफुल नया वर्ग उभरा, जो देहात में डोमिनेंट फोर्स बन गया। लेकिन इससे समानता नहीं आई, इसके बजाय इससे असमानता और ग्रामीण तनाव बढ़ा। हाँ, 2 की प्रोसेसेस का जिक्र है: एम्बर्जुआइजेशन यानी कुछ लोगों का मिडिल क्लास जैसा बनना, और प्रोलेटारियनाइजेशन यानी ज्यादा लोगों का अपनी जमीन खोकर मजदूर बनना। और पीसी जोशी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समराइज करते हैं। मेन चेंज पुराने पैरासिटिक फ्यूडल जमींदारों का डिक्लाइन और एक नए डायनामिक कमर्शियल रिच पेजेंट क्लास का राइज था। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल, लैंड रिफॉर्म्स में आइडियोलॉजी और रियलिटी के बीच इतना बड़ा गैप क्यों था? वो अच्छे से काम क्यों नहीं किए? आइडियोलॉजी रेडिकल थी, लेकिन कानून उन नेताओं और बाबुओं ने बनाए और लागू किए जो खुद अक्सर जमींदार वर्गों से थे। अच्छा। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि रिफॉर्म ज्यादा रेडिकल ना हो, इसलिए उन्होंने लैंड सीलिंग कानूनों में लूप होल्स बनाए ताकि वो अपनी जमीन पर कंट्रोल बनाए रखें। पेजेंट्री का प्रोलेटारियनाइजेशन एक गांव में आखिर दिखता कैसा है? ऐसे दिखता है: एक छोटा किसान, एक पुअर पेजेंट, कर्ज में फंस जाता है। वो अपना छोटा सा जमीन का टुकड़ा एक अमीर किसान को बेचने पर मजबूर हो जाता है। अब जमीनी होकर उसे उसी खेत पर जिसका वो कभी मालिक था, रोज की मजदूरी के लिए काम करना पड़ता है। सोर्सेस कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक वेज लेबर कुछ मामलों में पुराने फ्यूडल सिस्टम से ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुराना फ्यूडल सिस्टम शोषण वाला था, लेकिन उसमें कुछ आपसी, भले ही असमान, सोशल ऑब्लिगेशंस भी थे। जमींदार की अपने टेनेंट्स के प्रति एक पैटर्नलिस्टिक जिम्मेदारी होती थी। नया कैपिटलिस्ट सिस्टम इम्पर्सनल है, रिश्ता सिर्फ कंट्रैक्चुअल और इकोनॉमिक है। आपको आपकी मेहनत के लिए पैसे दिए जाते हैं और बस, कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। ये पावरफुल नया रिच पेजेंट क्लास जो उभरा, आज इंडिया में उनका पॉलिटिकल रोल क्या है? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है। वो कई शक्तिशाली रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और किसान आंदोलनों की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। जब आप फसलों के लिए ऊंचे एमएसपीज की मांग करने वाले बड़े किसान विरोधों के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर यही पावरफुल, कमर्शियली ओरिएंटेड, रिच और मिडिल पेजेंट क्लास उसे लीड कर रहा होता है। एम्बोर्जवाज़मेंट टर्म इंटरेस्टिंग है। एक रिच पेजेंट फैमिली बुर्जुआ कैसे बनती है? ये 1 या 2 पीढ़ी में होता है। एक रिच पेजेंट फैमिली खेती से काफी मुनाफा इकट्ठा करती है,
फिर वो उस पैसे को नॉन फार्म बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पास के शहर में एक दुकान, एक छोटी राइस मिल, वो अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स अर्बन मिडिल क्लास जैसे होने लगते हैं। This is a huge transformation. Practice time. Post-independence land reforms led to the decline of feudal landlords and the rise of a commercial rich peasant class, increasing both capitalism and inequality in villages. Mini recap. In short, the agrarian class structure in India didn't become more equal after independence. It just transformed from a feudal hierarchy to a capitalist one. हमने इसका जिक्र कई बार किया है, लेकिन अब चलिए एक ऐसे सिस्टम में डीप डाइव करते हैं जो लगभग गायब हो चुका है, लेकिन कभी गांव की इकोनॉमी का दिल हुआ करता था। Topic 16. The Jajmani system. इसके लिए हेडिंग बहुत खूबसूरत है, जजमानी, द वेब ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज। बिल्कुल। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। ये टर्म विलियम वाइजर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम का वर्णन करता है जहां हर जाति समूह गांव के दूसरे जातियों के परिवारों को स्टैंडर्डाइज्ड वंशानुगत सेवाएं देता है। हाँ, 2 की प्लेयर्स हैं, जजमान्स जो पेट्रन्स हैं, आमतौर पर जमींदार, और कामीन या प्रजान जो सेवा प्रदान करने वाली जातियां हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल वाइजर की अपनी केस स्टडी करीमपुर गांव से है। एक ब्राह्मण परिवार जजमान के अनुष्ठान एक विशेष पुजारी परिवार करता था, और बदले में ब्राह्मण परिवार उन्हें फसल के समय अनाज में भुगतान करता था। साथ ही इस ब्राह्मण परिवार की सेवा एक विशेष नाई परिवार और एक विशेष धोबी परिवार करते थे जो उनके कमिन्स थे। ये रिश्ते वंशानुगत थे। इस सिस्टम का नेचर हेरिडिटरी, पैटर्नलिस्टिक और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में गहराई से रूटेड था। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये था कि इसने एक स्थिर, सेल्फ सफिशिएंट गांव की इकोनॉमी बनाई, लेकिन ऐसी जो कठोर रूप से हायरार्किकल भी थी। मेरा पहला सवाल, रिश्ता हेरिडिटरी था, एक नाई के बेटे के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उसका जीवन का रास्ता बड़े पैमाने पर पहले से तय था। वो नई बनने के लिए पैदा हुआ था। उसे अपने पिता के क्लाइंटल विरासत में मिलते। ये उसे अपने पेशे में लगभग कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे काम और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी थी। सोस कहता है कि सिस्टम पैटर्नलिस्टिक था, लेकिन उसमें डोमिनेंस और एक्सप्लॉइटेशन के एलिमेंट्स भी थे। ये एक ही समय में दोनों कैसे हो सकता है? ये पैटर्नलिज्म का जटिल स्वभाव है। जजमान एक पिता तुल्य की तरह काम करता था, वो जरूरत के समय अपने कामीन की रक्षा करता था। ये पैटर्नलिस्टिक, देखभाल वाला पक्ष है। और दूसरा? लेकिन इस पिता के पास पूर्ण अधिकार भी थे। वो भुगतान तय करता था, जो अक्सर बहुत कम होता था, और वो वफादारी, आज्ञाकारिता और अधीनता की मांग करता था। तो ये देखभाल और नियंत्रण, निर्भरता और शोषण का सिस्टम था। सिस्टम कैसे लागू किया जाता था? अगर एक धोबी किसी जजमान के कपड़े धोने से मना कर दे तो क्या होता? उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता। पहले, जजमान तुरंत सारे भुगतान बंद कर देता। राइट। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, विलेज काउंसिल और कास्ट पंचायत इसमें शामिल हो जाते। वो धोबी के परिवार का सोशल बॉयकॉट कर सकते थे, जिसका मतलब था कि गांव में कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। Wow. ये सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा था। Let's practice. The Jajmani system was a hereditary and paternalistic network of exchange of goods and services between judgment patrons and Kamin service castes. Mini recap. In short, the Jajmani system was the traditional socio-economic glue of the village, creating a web of interdependence that was both supportive and deeply unequal. तो अगर ये सिस्टम इतना फाउंडेशनल था और सदियों से चला रहा था, तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो इसे तोड़ दे? Topic 17. Decline of the Jajmani system. इस सेक्शन की हेडिंग है Why the Jajmani system crumbled. हाँ, इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, the role of the state. नई सरकार ने सड़कें, रेलवेज बनाए और गांवों को नेशनल मार्केट से जोड़ा, उनके आइसोलेशन को तोड़ते हुए। दूसरा, और ये बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। नए सस्ते मशीन से बने सामान उपलब्ध हो गए और कई ट्रेडिशनल स्किल्स को बेकार कर दिया। क्लासिक एग्जांपल। सेफ्टी रेजर, जिसने गांव के नाई के रोल और इनकम को बहुत कम कर दिया। और तीसरा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। डेमोक्रेसी के आने से दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को एक नई आवाज और पहचान मिली। उन्होंने जजमानी सिस्टम के असमान और शोषण वाले स्वभाव को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मेरा पहला सवाल, रोल ऑफ द स्टेट को अनपैक करते हैं। एक सड़क बनाने जैसी सिंपल चीज एक सदियों पुराने सोशल सिस्टम के डिक्लाइन का कारण कैसे बन सकती है? एक सड़क मार्केट इकोनॉमी के लिए एक कॉन्डुइट है। ये एक गेम चेंजर है। एक बार जब एक गांव एक अच्छी सड़क से जुड़ जाता है, तो एक ट्रक सस्ते फैक्ट्री मेड प्लास्टिक की बाल्टियां ला सकता है, जिससे गांव के कुम्हार की सेवाएं कम जरूरी हो जाती हैं। लोग बस से शहर जा सकते हैं। एग्जैक्टली। सड़क गांव के इकोनॉमिक आइसोलेशन को तोड़ देती है, जिस पर पूरा जजमानी सिस्टम निर्भर था। ये विकल्प, प्रतिस्पर्धा और नकद लाती है। सेफ्टी रेजर के अलावा एक और पावरफुल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एग्जाम्पल दीजिए जिसने एक जजमानी रिश्ते को तोड़ा हो। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हैंड पंप या ट्यूबवेल। पारंपरिक रूप से कई गांवों में एक पानी भरने वाली जाति कहार होती थी। हाँ, उनका काम अपर कास्ट घरों के लिए कुएं से पानी निकालना होता था। घरों के पास सस्ते हैंडपंप्स लगने से ये पूरी सेवा एक ही रात में बेकार हो गई। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। डेमोक्रेसी ने एक कमीन को, अपने जजमान को पहली बार ना कहने का अधिकार कैसे दिया? डेमोक्रेसी ने उन्हें वोट की शक्ति दी। पहली बार उनकी आवाज का महत्व था। पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें एक वोट बैंक के रूप में आकर्षित करना शुरू किया। उनके अपने समुदायों से नेता उभरे। इससे उन्हें एक नया आत्मविश्वास और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति मिली। यह साइकोलॉजिकल शिफ्ट बहुत जरूरी था।
क्या जजमानी सिस्टम हर जगह एक ही समय में गायब हो गया? नहीं, ये एक बहुत धीमी और असमान प्रक्रिया थी। ये एक रात में गायब नहीं हुआ। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पहले बदले, रिचुअल एस्पेक्ट्स जैसे शादी में पुजारी या नाई का रोल अक्सर बहुत लंबे समय तक बने रहे। Okay, let's practice this. The Jajmani system declined due to state-led market integration, new technologies, and the political assertion of lower castes. Mini recap. In short, the Jajmani system couldn't survive the combined assault of the market, technology, and democracy. जजमानी सिस्टम का पतन एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा था, मार्केट का आगमन। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। Topic 18. Impact of market economy on India's villages. हाँ, और इसके लिए हेडिंग बहुत अच्छी है। द मार्केट अराइव्स, अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस। बिल्कुल। चलिए इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। ये सच में ब्रिटिश के साथ बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जिन्होंने लैंड रेवेन्यू कैश में मांगा, अनाज में नहीं। इसने किसानों को पहली बार मार्केट में बेचने के लिए कमर्शियल फसलें उगाने पर मजबूर किया। लेकिन ये प्रोसेस आजादी के बाद तेजी से बढ़ा। किसान का प्रोडक्शन मोटिव सब्सिस्टेंस से बदलकर मार्केट सरप्लस के लिए प्रॉफिट कमाना हो गया। इसका बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट हुआ। मार्केट ओरिएंटेड किसानों का एक नया वर्ग उभरा, जॉइंट फैमिली टूटने लगी। लेकिन हेडिंग कहती है अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस। इसका एक अंधेरा पक्ष भी है। इस मार्केट इंटीग्रेशन ने अग्रेरियन डिस्ट्रेस और दुखद रूप से किसान आत्महत्याओं के एक बड़े संकट को जन्म दिया है। हाँ, सोर्सेज इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं। एक इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, मार्केट फोर्सेस की अस्थिरता और ट्रेडिशनल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स का खत्म होना। चलिए सोशल इंपैक्ट पर डिस्कस करते हैं। मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने से जॉइंट फैमिली का विघटन कैसे होता है? एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी में पूरा परिवार खेत पर एक यूनिट के रूप में काम करता है। मार्केट इकोनॉमी में परिवार के कुछ सदस्य एक नॉन फार्म जॉब करके कैश इनकम कमा सकते हैं। इससे परिवार के अंदर अलग अलग आय क्षमताएं पैदा होती हैं। जो भाई रेगुलर सैलरी कमाता है वो अपनी आय को उस भाई के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा जिसकी खेती से आय अनिश्चित है। अच्छा, ए.के. वासवी जिस इकोलॉजिकल क्राइसिस का जिक्र करती हैं, वो आखिर है क्या? ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के मॉडल को ऐसी जगहों पर ढकेलने के बारे में है जहां वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जैसे एक कम बारिश वाले इलाके में ज्यादा पानी चाहने वाले चावल या गन्ने को बढ़ावा देना। इससे ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म होता है, मिट्टी खराब होती है। इकोनॉमिक क्राइसिस हाई इनपुट कॉस्ट्स के बारे में है। ये इनपुट्स क्या हैं जो किसानों को अब खरीदने पड़ते हैं? ये वो सब चीजें हैं जो एक किसान को मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। हाइब्रिड बीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डीजल, इन सभी इनपुट्स की कीमत बढ़ती रहती है। लेकिन किसान को अपनी फसल के लिए जो दाम मिलता है वो हमेशा उस गति से नहीं बढ़ता। इससे एक कॉस्ट प्राइस स्क्वीज पैदा होता है जो उसे कर्ज में धकेल देता है। और आखिरी पॉइंट, लॉस ऑफ कम्युनिटी। ट्रेडिशनल कम्युनिटी इस तरह के शॉक्स के खिलाफ एक सेफ्टी नेट कैसे थी? पुराने सिस्टम में जजमानी या जाति रिश्तों के जरिए सपोर्ट के मैकेनिज्म्स थे। अगर एक किसान की फसल खराब हो जाती तो उसका जजमन या रिश्तेदार उसकी मदद कर सकते थे। मार्केट इकोनॉमी इम्पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है। ये इन ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स को खत्म कर देती है। जब एक किसान आज संकट में होता है तो वो अक्सर अकेला होता है। This is a very sobering analysis. Let's practice. The market economy brought new opportunities to villages, but also created agrarian distress due to ecological, economic, and social crises. Mini recap. In short, the arrival of the market in the village has been a story of both progress and peril, creating wealth for some and deep distress for many others. और हमारे समय में वो मार्केट अब सिर्फ नेशनल नहीं है, वो ग्लोबल है। ये हमें हमारे आखिरी टॉपिक पर लाता है। Topic 19. Impact of globalization on villages. हेडिंग कहती है द ग्लोबल विलेज, अ न्यू रियलिटी। बिल्कुल। तो ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट इकोनॉमी के बारे में हमने जो भी बात की उसे और तेज कर दिया है। Exactly. चलिए की इम्पैक्ट्स को जल्दी से डिफाइन करते हैं। 1. मार्केट एक्सपेंशन। बड़े अमीर किसानों को इससे फायदा हुआ है। 2. कनेक्टिविटी। सेल फोन्स और इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदल दिया है। 3. फर्दर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसने प्रोडक्शन बढ़ाया है लेकिन खतरे भी बढ़ाए हैं जैसे कर्ज और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस पर निर्भरता। 4. बढ़ती हुई इनइक्वालिटी। अमीर और गरीब किसानों के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया है। 5. राइजिंग एस्पिरेशंस, स्पेशली पढ़े लिखे ग्रामीण युवाओं में जो अब अपने फोन के जरिए ग्लोबल लाइफस्टाइल्स देखते हैं। 6. अ कंप्लीट लॉस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। गांव की पारंपरिक आत्मनिर्भर प्रकृति लगभग खत्म हो गई है। और 7. इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लास्टिक मनी। चलिए हमारा आखिरी डिस्कशन शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक आम इंडियन किसान के लिए देश के बाहर मार्केट्स कैसे बनाता है? पंजाब का एक बड़ा किसान फॉर एग्जाम्पल अब एक ऐसी बासमती चावल की वैरायटी उगा सकता है जिसकी मिडिल ईस्ट या यूरोप के मार्केट्स में बहुत मांग है। उसकी फसल अब सिर्फ लोकल मंडी के लिए नहीं है, ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है लेकिन ये उसे इंटरनेशनल प्राइस वॉलेटिलिटी के सामने भी एक्सपोज करता है। सोर्सेस कहते हैं कि मेन बेनिफिशियरीज बड़े अमीर किसान हैं। छोटे किसान इन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट से फायदा क्यों नहीं उठा सकते? छोटे किसानों के सामने कई बड़ी बाधाएं हैं। उनके पास इतनी जमीन नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकें। उनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी नहीं होती। पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है जिनके पास पहले से ही पूंजी और पैमाना है। हमने कनेक्टिविटी की बात की। एक अचानक सा सोशल चेंज क्या है जो सिंपल सेलफोन ने गांव में लाया है? सबसे बड़े और गहरे सोशल बदलावों में से एक युवा महिलाओं के जीवन में आया है। एक पर्सनल मोबाइल फोन एक गांव की युवा महिला को प्राइवेसी और ऑटोनॉमी देता है जो पहले कल्पना से परे थी।
ये उसे सोशल कनेक्शंस बनाए रखने, एजुकेशन और जॉब्स के बारे में जानकारी हासिल करने और परंपरागत पैट्रियार्कल नियंत्रणों को चैलेंज करने की अनुमति देता है। लॉस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी का एक गांव के फूड सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब है? ये खतरनाक लगता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब है कि गांव अब वो विविध भोजन उत्पन्न नहीं करता जिसकी उसे जरूरत है। किसान अपने परिवार के लिए अनाज उगाने से हटकर एक सिंगल कैश क्रॉप उगाने लगते हैं। अब उन्हें अपना खाना मार्केट से खरीदना पड़ता है। अगर उनकी कैश क्रॉप का दाम गिर जाता है या मार्केट में अनाज का दाम बढ़ जाता है तो वो एक बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। फाइनली राइजिंग एस्पिरेशंस का ये पॉइंट, ये ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव? ये दोनों हैं और यही इसे इतना जटिल बनाता है। पॉजिटिव साइड पर ये आकांक्षाएं लोगों को ज्यादा एजुकेशन और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। नेगेटिव साइड पर अगर मॉडर्न इकोनॉमी इन बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी अच्छी जॉब्स नहीं बना पाती तो इससे पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार ग्रामीण युवाओं में बहुत ज्यादा निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है। ओके, चलिए आज का आखिरी प्रैक्टिस की करते हैं। Globalization has deepened market integration, increased connectivity and aspirations, but also widened inequality and eroded village self-sufficiency. और हमारा आखिरी मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, globalization has turned the Indian village into a node in a global network, bringing with it all the opportunities and anxieties of a hyper-connected world. वाओ, क्या सफर था। तो ये था हमारा सफर, अ डीप डाइव इनटू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियाज विलेजेस। हमने लिटिल रिपब्लिक के इस आइडिया से शुरू किया था और हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। चलिए हमारी पूरी चर्चा के की फ्लो को जल्दी से समराइज करते हैं ताकि सबको बड़ी तस्वीर दिखे। हाँ जरूर। सबसे पहले हमने बेसिक से शुरू किया, गांव का फिजिकल और सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें वो ट्रिनिटी भी शामिल थी। फिर हमने विलेज ऑटोनॉमी के मिथ को तोड़ा और रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ट्रेडिशन और चेंज गांव के हर पहलू में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फिर हमने एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को डिकोड किया, मालिक, किसान, मजदूर से लेकर लैंड रिफॉर्म्स तक। और आखिर में हमने जजमानी सिस्टम के पतन से लेकर मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के दो धारी तलवार जैसे प्रभाव को समझा, जो अवसर भी ला रहा है और संकट भी। दैट्स अ परफेक्ट समरी। अब तुम्हारी बारी, अब आपकी बारी है। इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला, आप रूरल सोशल स्ट्रक्चर की ट्रिनिटी को अपने एक दोस्त को आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? दूसरा, रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म आपके अपने शब्दों में क्या है? एक एग्जाम्पल दीजिए। तीसरा, डैनियल थॉर्नर द्वारा पहचाने गए 3 मुख्य एग्रेरियन क्लासेस के नाम बता सकते हैं? चौथा, जजमानी सिस्टम के पतन के 3 मुख्य कारण क्या थे? पांचवा, मार्केट इकोनॉमी ने गांवों में अवसर और संकट दोनों कैसे पैदा किए हैं? और आखिरी, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन विलेजेस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट बताइए। और आपके लिए एक सिंपल चैलेंज है, आज डिस्कस किए गए कोई भी एक टॉपिक चुनिए, जैसे द जजमानी सिस्टम, और उसे 2 मिनट तक जोर से बोलकर प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। देखो कितना याद है। तो ये था हमारा रूरल इंडिया पर इन डेप्थ सेशन। मजा आया ना? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। और हाँ, इस ज्ञान को फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और एक्साइटिंग डीप डाइव के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।